Hello students, welcome to our new sessions. Online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Our chapter is going on is man natural resources. In previous sessions, what we have studied about natural resources. What is natural and resources? And resources are the what we use directly or indirectly in our daily life. जो भी हमारे डेली लाइफ में जो भी हम यूज लेते हैं वो हम रिसोर्सेज है. मार्केट इज आल्सो रिसोर्सेज. योर मोबाइल फोन इज आल्सो ए रिसोर्सेज. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन. In previous session we have learned about the classification of the natural resources which we have divided into a different categorization basis on development, storage, that actual and possible resources. We have example taken coal and oil. So our next topic is forest conservation. Why we need to be conservate? फॉरेस्ट को कंजर्व करने की क्यों जरूरत पड़ी अपन को? इसलिए पड़ी, कल अपन ने एक एग्जांपल लिया था रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन. इसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी नीड भी बढ़ रही है. जैसे उनके घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, फ्यूल के लिए लकड़ी चाहिए, टिम्बर्स वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए अपन को टिम्बर्स लकड़ी वगैरह चाहिए. तो इसलिए जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में वैसे वैसे ह्यूमंस की नीड भी ग्रो हो रही है. इसलिए फॉरेस्ट जो है बहुत रैपिडली डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है. इसलिए हम इसके कंजर्व करने के लिए ये मेथड्स है. पहला मेथड्स क्या है अपना, कट इनटू ऑप्टिमम लिमिट्स. जितनी जरूरत है उतनी ही हम फॉरेस्टेशन को यूज लेंगे. जैसे हमें घर बनाने के लिए 2 टन टिम्बर की आवश्यकता है तो हम 2 टन ही कट करेंगे और लिमिटाइजेशन भी रखेंगे इसके ऊपर. जैसे टिम्बर कंस्ट्रक्शन में यूज आ रही है, इसकी जगह कोई ऑप्शनल जो अदर सोर्स है वो हम यूज ले सकते हैं. जैसे फाउंडेशन में हम यूज लेते हैं उसमें हम बंबू भी यूज ले सकते हैं. जैसे जापान वगैरह में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक वगैरह रहता है तो वहां पे जो फाउंडेशंस वगैरह जो होती है वो ज्यादातर तो लकड़ी के मकान बनते हैं और जो फाउंडेशंस होती है उनमें बंबू भी यूज में लिया जाता है क्योंकि ये शॉक वेव्स को इजीली ऑब्जर्व कर लेता है. और फाउंडेशन के नीचे वे एक न्यू टेक्नोलॉजी भी अपना रहे हैं जैसे जिसमें फाउंडेशन के नीचे रबर गैसकेट भी लगाते हैं, जिससे क्या होता है वाइब्रेशन शॉक्स जो भी वेव्स आती है वो उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. इसलिए वैसे रिसर्च चलती जा रही है पीछे. पहला तो पॉइंट हो गया कट इनटू ऑप्टिमल लिमिट्स. इसमें कल मैंने आपको एक बताया था रेट ऑफ यूज शुड बी लेस देन रेट ऑफ रिप्लेनिश. ये मैंने आपको कल बताया था अगर इस रेट पे हो कोई भी सोर्स का यूज तो इसमें जैसे इसमें डिफॉरेस्टेशन की कमी आ रही है वैसे डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा इसमें. वैसे ही इसमें इसी फॉर्मूले के बेसिस के अकॉर्डिंग है. वैसे रेट ऑफ कटिंग शुड बी लेस देन रेट ऑफ रिप्लेनिश. जैसे हम अगर 2 पेड़ काट रहे हैं तो 2 पेड़ की जगह 7 पेड़ 10 पेड़ लगाएं तो उसे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा नेचर में. सेकंड पॉइंट है अपना प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर. रिसेंटली 2 days yesterday ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फायर लगी थी. न्यूज में आया था उसमें करीबन 40,000 एकड़ के फॉरेस्ट एरिया में आग लग गई थी. तो उसमें कितना नुकसान हुआ होगा, कितनी तो वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हुई होगी, कितने ही जानवर वगैरह है वो लुप्त हुए होंगे. इसमें लकड़ियां भी खूब सारा पूरा जंगल नष्ट हुआ है. तो 40 एकड़ कम नहीं होता है, खूब ज्यादा होता है. इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स बहुत जरूरी है. ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर. थर्ड पॉइंट है स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स. जो अपने खेतों में देखते हैं फसलें वगैरह कीटाणु वगैरह खूब सारे होते हैं पौधों पे तो उनको नष्ट कर लेते हैं, पत्तियां खा जाते हैं जिससे पौधों को बहुत नुकसान होता है. तो इसलिए उनके ऊपर स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स अपन यूज करते हैं. जैसे यूरिया हो गया, डीडीटी हो गई. वैसे ये ह्यूमंस के लिए है तो हार्मफुल है लेकिन एक लिमिट में अगर इसको यूज किया जाए तो सेफ है. इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करेंगे जिससे पेड़ पौधे नुकसान ना हो. फिर
अगला पॉइंट अपने बैन ऑन डिस्ट्रक्शन फॉर हैबिटेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोग भी अपने रहने के लिए घर वगैरह का निर्माण कर रहे हैं, तो उनके लिए वो लकड़ी यूज कर रहे हैं। तो वो लकड़ी कहाँ से आ रही है? जंगलों से ही आ रही है। ये मैन मेड प्रोसेस तो है नहीं, लकड़ी तो नेचुरली बनती है। तो हैबिटेशन के लिए, रहने के लिए जो अपन लकड़ी यूज कर रहे हैं उन पर बैन होना चाहिए। ये अपना नेक्स्ट पॉइंट था। फिर है अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल। मैंने आपको पहले बताया था फ्यूल के रूप में भी लकड़ी को काम में लेते हैं। तो जो फ्यूल है उसमें अल्टरनेट सोर्स कोई अपन को निकालना चाहिए कि टिम्बर की जगह कुछ और अपन यूज कर सके। फिर आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। हर जगह कहीं भी अगर कोई मिसयूज हो रहा है तो वहां पे एक ही चीज आती है, रूल्स। कहीं भी, जैसे अभी कोविड-19 को ही अपन ले लें तो इसमें वुमेन्स को बहुत इफेक्ट था इससे। तो गवर्नमेंट ने क्या लाया? लॉकडाउन लाया। ये लॉकडाउन एक तरह से क्या है? रूल्स है। इसमें फिर क्या लाया? रेगुलेशन लाया कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, बिना मास्क पहने नहीं निकलेगा। तो ऐसे करके ये रेगुलेशंस है। इसी तरह फॉरेस्ट जो है उसका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लकड़ियां कटती जा रही है। तो इसमें गवर्नमेंट्स को रूल्स एंड रेगुलेशन लाने चाहिए जिससे कि इसको कंजर्व कर सके। तो ये अपन ने पढ़ लिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन के मेथड्स। कट इनटू ऑप्टिमल लिमिट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, बैन डिस्ट्रक्शन फॉर हैबिटेशन, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल और रूल्स और रेगुलेशंस। ये तो थे हमारे कंजर्वेशन के पॉइंट। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं साइड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? एक वर्ड होता है फॉरेस्टेशन और एक होता है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन में तो होता है जिसमें प्लांटेशन करते हैं अपन, उसको बढ़ावा देते हैं। आगे आगे डी जो है इधर नेगेटिव टर्म्स है। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया उसको कमी करना, उसको बिगाड़ना। तो डिफॉरेस्टेशन साइड इफेक्ट क्या है इनके? सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज में कमी आना। जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिप्लेट होना। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे टिम्बर ही थी और फ्रूट्स भी आते हैं अपने जंगलों से। ऐसे डिफॉरेस्टेशन अगर होता जाएगा तो उसमें डिप्लेट हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत कमी आ जाएगी। ये इसका पहला साइड इफेक्ट है। सेकंड है सॉइल इरोजन। जैसे जैसलमेर बाड़मेर एरिया साइड है तो बंजर भूमि खूब है। बंजर भूमि है तो उसमें कोई भी पैदावार वगैरह नहीं होती है। तो अगर फॉरेस्टेशन नहीं हो, अगर यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है, अगर फॉरेस्टेशन होता है तो ये सॉइल इरोजन नहीं होता, ये बंजर भूमि नहीं होती। तो सेकंड इसका बैड इफेक्ट है सॉइल इरोजन। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लाइफ। अब फॉरेस्ट अगर करते जाएंगे तो उसमें जो एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं तो वो कहां जाएंगे? तो उनका भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट लाइफ में। ये अपना थर्ड। फोर्थ है चेंज इन क्लाइमेट। जो भी मॉनसून वगैरह आता है तो वो किस पे डिपेंड करता है? अपने फॉरेस्ट एरिया पे डिपेंड करता है। ट्रीज है, आपने बचपन में सुना होगा पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्लाउड को कैच करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, जहां पे फॉरेस्ट एरिया ज्यादा होता है, वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है। तो ये क्लाइमेट में चेंज होना भी एक डिफॉरेस्टेशन का कारण है। फिर नेक्स्ट आता है डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन वही मैंने आपको बताया, बाड़मेर जैसलमेर साइड फॉरेस्ट एरिया कम है तो इसलिए यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन खूब ज्यादा है, डेजर्ट है खूब ज्यादा। तो ये अपना साइड इफेक्ट हो गया डिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट Next we have social forestry. Here words define social and forestry. Forestry में social क्या अपना रोल निभा सकता है वो हम पढ़ेंगे इसमें। It is the management and protection of forest and afforestation of barren land with purpose development of rural area and environment. Definition सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे हम। It is the management, वर्ड को ध्यान में रखिए, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एरिया को मैनेज करना और उसको
प्रोटेक्शन करना। सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन, आप कुछ भी पढ़िए उसमें डेफिनेशन जो भी होती है उसके कीवर्ड्स निकालिए आप, डेफिनेशन अपने आप आपको लर्न होगी। जैसे मैनेजमेंट आया इसमें, फिर आया प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले तो क्या है, फॉरेस्ट एरिया का मैनेजमेंट करना, फिर उसको प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले तो ये इट इज द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड। बैरन लैंड होती है बंजर भूमि, बंजर भूमि पर प्लांटेशन करना। अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन मींस प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब पेड़ पौधे लगाना। इट इज द मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, अफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड विद पर्पस डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया एंड हेल्पिंग द एनवायरनमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड इन पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड हेल्पिंग द एनवायरनमेंट्स। तो ये इसकी होगी डेफिनेशन कि फॉरेस्ट एरिया को मैनेज करना, उसको प्रोटेक्ट करना, और फिर अफॉरेस्टेशन करना बैरन लैंड पे विद द पर्पस ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड हेल्पिंग द एनवायरनमेंट। सबसे पहले ये होगी सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन होगी ये। फिर इसमें जो गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड है उसमें पूरा जो लैंड एरिया होता है, जैसे इंडिया का पूरा लैंड एरिया है, उस पर मोर देन 33% से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। और अभी जो हमने टारगेट अचीव किया है रिसेंट लास्ट ईयर वो है 28.7%। 28.7% की टारगेट अपना अचीव हो पाया है, जिसमें से अभी और डिक्रीमेंट ही हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। और अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो 13% ही है। अगर जो साउथ राजस्थान है और ईस्ट राजस्थान है इसको छोड़ दे तो 2% ही है। 2% में कौन से आ जाएंगे अपने, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ये सब 2% में आ जाते हैं। और 13% है वो उदयपुर हो गया, सिरोही हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ये सब 13% में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया खूब ज्यादा। फॉरेस्ट एरिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अरावली माउंटेन है। राजस्थान में मॉनसून नहीं आने का कारण सबसे मेजर जो इफेक्ट है वो है अरावली। यहाँ तक अरावली तक बादल तो आ जाते हैं, लेकिन अरावली की थोड़ी हाइट आ जाने के कारण बादल, जो नीचे बादल होते हैं, नीचे बादल कौन से होते हैं, जो पानी से भरे हुए होते हैं, जो रेन के लिए काफी कंपेटेबल होते हैं, तो वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं और फिर जाते जाते वर्षा करते हैं। मतलब मॉनसून जो एंड मॉनसून होता है, एंड पीरियड जो होता है मॉनसून का, वो ही यहाँ यूज में आता है, बाकी पूरा मॉनसून चला जाता है। इसलिए रेनफॉल में जो कमी है वो है अरावली, इसका एक मेजर इफेक्ट है। एक तो साउथ वेस्ट मॉनसून हो गया, साउथ वेस्ट मॉनसून हो गया जो अपने केरल से स्टार्ट होके गोवा, महाराष्ट्र होके इधर एंटर करता है। और एक जो बंगाल की खाड़ी से जो मॉनसून होता है, जो सर्दियों में ज्यादातर देखने को मिलता है, तो वो भी यहाँ वर्षा कम कर पाता है। तो 33% का आप डाटा याद रखिए कि कोई भी लैंड होती है, जैसे इंडिया है, इंडिया की टोटल लैंड पर 33% से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, जो कि अभी है 28.7%, और राजस्थान का 13% है। तो इसमें देखा गया है कि 1 करोड़ हेक्टेयर लैंड जो है, 1 करोड़ हेक्टेयर, हेक्टेयर मैं आपको बताऊं, हेक्टेयर एक लैंड एरिया की यूनिट होती है, जो कि इक्वल होती है 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है उसके बराबर होता है 1 हेक्टेयर। 10,000 मीटर स्क्वायर का एरिया 1 हेक्टेयर कहलाता है। यूनिट्स भी आप ध्यान रखिए, ये आपके मैथ्स में और आगे चल के बहुत काम आएगी। अपने माइंड को जितना ब्रॉड करोगे उतना ही उसमें चीजें समाती रहेगी, जितना कॉम्पैक्ट करोगे उतनी चीजें बाहर निकलती जाएगी और सिकुड़ता जाएगा। इसलिए अपने माइंड को ब्रॉड करो। 1 हेक्टेयर इक्वल 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। जरूरी नहीं कि अपने सिलेबस से रिलेटेड ही पढ़ना है, अपन को बहुत कुछ भी पढ़ना है, इंटरेस्ट होना चाहिए अंदर। 10,000 मीटर स्क्वायर के 1 हेक्टेयर होता है। इसमें देखा गया कि 1 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भी लैंड है उसको प्लांटेशन की जरूरत है, वो बैरन लैंड है। 1 करोड़ हेक्टेयर लैंड नीड प्लांटेशन एवरी ईयर, हर साल 1 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा लैंड को प्लांटेशन की जरूरत है। और फिर सेकंड आता है नॉट ओनली इंक्रीज प्लांटेशन एरिया बट आल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। जो ये सोशल फॉरेस्ट्री है वो प्लांटेशन और एम्प्लॉयमेंट भी हेल्प करता है उसमें। जैसे रूरल एरिया है, उसके आउटस्कर्ट्स है, वहां पे अगर अपन प्लांटेशन करते हैं तो उनमें क्या होता है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब मिलते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें रोजगार पैदा होता है उन गांव के लोगों में।
और लकड़ी भी वहां होती है तो लकड़ी भी उनके काम आती है। तो ऐसे करके ये सिर्फ है ना फॉरेस्टेशन एरिया को नहीं बढ़ावा देता है बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी जगाता है हमारे रूरल एरियाज में। सो सोशल फॉरेस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने पढ़ा सोशल फॉरेस्ट्री। तो सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री यूज कर सकते हैं अपन, प्लांटेशन कर सकते हैं। और प्लांटेशन ये है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कर सकता है और पब्लिक भी कर सकती है। फॉरेस्ट एरिया में भी कर सकते हैं और पब्लिक लैंड पे भी कर सकते हैं। जैसे अपन रोडों के किनारे जो बीच में मीडियन वगैरह होता है तो उस पे देखते हैं पेड़ पौधे वगैरह लगाए हुए होते हैं। तो ये पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? एक तो होता है कि रात में जो व्हीकल एक दूसरे के क्रॉस करते हैं, सामने से जो व्हीकल आता है उसकी हेडलाइट जो होती है वो आंखों में ना रोशनी पड़े ज्यादा, जिससे ड्राइवर को आसानी से दिख सके। तो इसलिए वो बीच में मीडियन में अपन पेड़ पौधे लगाते हैं। और सेकेंडली ये कि उसमें गैप रह सके बीच में, दोनों के बीच में। इसकी जो विड्थ है वो मिनिमम 1.5 मीटर होनी चाहिए गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, और 3 से 5 मीटर अपन प्रोवाइड करते हैं ये नेशनल हाईवेज पे। तो एग्रो फॉरेस्ट्री यूज कर सकते हैं, प्लांटेशन पब्लिक लैंड पे, फॉरेस्ट एरिया पे, ये सब कर सकते हैं। और फिर ये जो पेड़ पौधे अपन लगाते हैं तो उनको क्लाइमेट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिर आता है अपन वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। अभी हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था, फिर उसमें वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त हो जाना। वाइल्ड लाइफ जो है वो लुप्त होती जा रही है। क्यों लुप्त होती जा रही है? क्योंकि उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। और घर क्या है इनका? फॉरेस्ट एरिया, पेड़ पौधे। पक्षी पेड़ पौधे पे ही रहते हैं, तो वही अपन अगर काट देंगे तो ये वाइल्ड लाइफ कहां जाएगी? और वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स वगैरह वो सब आ जाते हैं। जो भी जंगलों में रहता है वो वाइल्ड लाइफ होता है। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, जंगल की लाइफ लुप्त हो जाना। तो ये इसमें कौन आ जाता है? पक्षी आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, वो सब। अब इनके कॉजेज क्या हैं? इनके लुप्त होने के कॉजेज क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। मतलब प्राकृतिक जो भी निवासी होते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, वो तो नेचर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अब हमारी बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन तो अपने लिए घर बना देता है, अपने लिए गाड़ी खरीद लेता है, मतलब अपने सहूलियत के वो अपने अकॉर्डिंग ढलता जाता है उसमें। जबकि एनिमल्स तो ढल नहीं सकते, एनिमल्स को तो कोई घर बना के देगा नहीं। तो सबसे पहला जो कॉज है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। अब ये नेचुरल हैबिटेट में ही वापस इनके कॉजेज है ये उनकी जमीन को हाउसिंग के लिए काम में ले लेना। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लोग रहने के लिए आउटस्कर्ट्स में जा रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे? वो ऑब्वियसली अपने रहने के लिए उस जमीन को साफ करेंगे। उस जमीन पे पेड़ पौधे होंगे तो उनको काटेंगे, फिर वहां पे उनके रहने के लिए अपना घर बनाएंगे। तो वो जमीन है किसकी? वो तो वाइल्ड लाइफ की है ना। तो उनकी जमीन को हम अपने हाउसिंग के लिए बना देते हैं। तो इससे क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ये इसका पहला पॉइंट है। फिर सेकंड है वाटर प्रोजेक्ट। मेजर वाटर प्रोजेक्ट होते हैं जैसे बांध हो गया, लेक हो गया। लेक तो नेचुरली डेवलप होता है, और आर्टिफिशियल लेक है अपने राजस्थान में कोई? आपको पता है क्या आर्टिफिशियल लेक? आर्टिफिशियल लेक है अपने उदयपुर में, जयसमन झील, जिसमें टापू है। कितने टापू है? 7 मेजर टापू है। और नॉन मेजर ऐसे देखें तो 21 टापू है, जिसमें सबसे पहले है बाबा का भांगड़ा करके टापू है वहां। ऐसे करके मेजर वाटर प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे अपने इंडिया में वाटर प्रोजेक्ट लेते हो, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है, भाखरा नांगल डैम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, हिमाचल प्रदेश में है ये। तो सेकंड हो गया वाटर प्रोजेक्ट। फिर आता है माइनिंग वर्क्स। जो भी माइनिंग वर्क्स होते हैं वो भी फॉरेस्ट एरिया में ही होते हैं, क्योंकि माउंटेन वगैरह जो भी होंगे और मिनरल्स वगैरह जो भी होते हैं तो वो फॉरेस्ट एरिया में ही मिलते हैं, क्योंकि सिटीज में तो कोई अलाउ करता नहीं है माइनिंग वगैरह। तो इसलिए थर्ड पॉइंट हो गया माइनिंग वर्क। माइनिंग वर्क की वजह से भी डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट होता है। फिर होता है ऑयल लीकेज। जो भी अपने शिप वगैरह होते हैं, जहाज वगैरह होते हैं, समुद्र पे चलते हैं एक दूसरे की सिटी में ऑयल ट्रांसफर करने के लिए, गुड्स ट्रांसफर करने के लिए, तो उनमें लीकेज भी होता है, जिससे क्या होता है? समुद्र के ऊपर ये ऑयल फैल जाता है।
जिससे मछलियां वगैरह होती है वो सांस नहीं ले पाती है, ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, तो ये भी एक नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन का कारण है। फिर आता है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट भी चेंज होता जा रहा है, पॉल्यूशन भी होता जा रहा है, और फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कुछ मेजर इफेक्ट्स है जो नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करते हैं, और डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट है वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन इफेक्ट्स। एंड सेकंड है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है, तो वो सब पॉल्यूशन की वजह से भी एक्सटिंक्शन हो रही है वाइल्ड लाइफ की। जहां साउंड ज्यादा होता है वहां ऑब्वियसली एनिमल्स वगैरह नहीं रह पाते हैं। अब किसी को भी आप देख लो, कोई भी जैसे अपने आसपास तो हिरण ज्यादा दिखते हैं, तो हिरण जैसी कोई व्हीकल आता है, कोई अपन ही चल रहे हैं तो अपन को देख के वो भाग जाता है, अपने पास नहीं रहता है, तो वो साउंड इफेक्ट भी करता है उसमें। पॉल्यूशन हो गया एक इफेक्ट। और फिर आता है नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज मतलब प्राकृतिक आपदा, जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, काल हो गया, फ्लड हो गया वगैरह, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज है। इसमें फॉरेस्ट एरिया है उसमें तो माउंटेन्स ज्यादा होते हैं, तो माउंटेन्स में अपन क्या देखते हैं ज्यादा, वॉल्केनोज, वॉल्केनोज ज्यादा देखते हैं, और सबसे ज्यादा वॉल्केनोज कहां है, साउथ अफ्रीका में, और एंडीज माउंटेन वगैरह ये सब है, तो वहां पे वॉल्केनो ज्यादा देखने को मिलता है। नेचुरल कैलेमिटीज। फिर आता है हंटिंग, शिकार। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का। हंटिंग भी हो रही है खूब ज्यादा, शिकार भी खूब ज्यादा हो रहा है। हाथियों के दांत वगैरह यूज में ले रहे हैं उनको सेल करने के लिए, बेचने के लिए। हाथियों, अभी रिसेंटली न्यूज आई थी 10 हाथी को मार दिया था, तो हंटिंग भी खूब ज्यादा हो रही है जिससे वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो आज का सेशन हम यही क्लोज करेंगे। वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन कब हो गया और इसके अदर इफेक्ट भी अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू क्लास।